आज हम सेम सेक्स मैरिज की बात करें तो कुछ साल पहले तक इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज था। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में ईयर 1861 में सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी में एक लॉ बना था और आजादी के 60 साल बाद तक भी ये लॉ चलता रहा। मतलब 1861 से लेके 2018 तक अगर कोई होमोसेक्सुअल है तो अननेचुरल ऑफेंस के लिए उसे 10 साल तक की सजा हो सकती थी। हाय दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पुनीता जोशी और आप देख रहे हैं लॉ फैक्टो। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे केसेस के बारे में जानने वाले हैं जो इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज के ये खास वीडियो। हमारा पहला केस है नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का। ये केस पहला स्टेप था क्वियर कम्युनिटी की ऑटोनॉमी के लिए। दोस्तों, नास फाउंडेशन एक एनजीओ है जो एचआईवी पेशेंट्स के लिए काम करती है। तो आईपीसी का सेक्शन 377 के हिसाब से कंसेंसुअल सेक्स दो डिफरेंट जेंडर्स के बीच हो सकता है। अगर होमोसेक्सुअल्स के बीच अगर कंसेंसुअल सेक्स होता है तो ये उसे क्रिमिनलाइज करता था, जिसके अगेंस्ट नास फाउंडेशन 2001 से लड़ रहा था। अब आप पूछेंगे कि क्यों लड़ रहा था? क्योंकि नास फाउंडेशन का कहना यह था कि सेक्शन 377 एक इंसान के बहुत सारे बेसिक राइट्स कर्टेल करता है, चाहे राइट टू हेल्थ हो, राइट टू प्रिवेसी हो, राइट टू इक्वालिटी हो, एटसेट्रा। फाइनली 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये माना कि सेक्शन 377 राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू प्रिवेसी के अगेंस्ट है। दो अडल्ट्स के बीच में होने वाले कंसेंसुअल सेक्स को आप पनिश नहीं कर सकते। दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट को बहुत सारा बैकलैश मिला। सुप्रीम कोर्ट में एक अपील भी फाइल हुई, जिसे हम समझेंगे अगले केस में। अब पहले केस में जो एक स्टेज आगे लिया गया था, हमारे दूसरे केस में वही स्टेप को वापस पीछे खींच लिया गया। हमारा दूसरा केस कहता है 2013 में सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन। इस केस ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया। इस केस में मेनली 3 चीजें कही गई हैं। पहला, ये कहा गया कि सेक्शन 377 डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। इस केस में कहा गया कि सेक्शन 377 किसी ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट नहीं करता, बल्कि वो सर्टेन एक्ट्स को क्रिमिनलाइज करता है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी कैसे हुआ? अब दूसरा, कि अगर आपको होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज करनी है तो उसकी अथॉरिटी पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है। आप उनके पास जाइए कि वो सेक्शन 377 को हटाए या नया लॉ लेकर आए, पर कोर्ट सही अथॉरिटी नहीं है। और तीसरा, ये कहा कि एलजीबीटी कम्युनिटी एक स्मॉल फ्रैक्शन है और छोटी पॉपुलेशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी इंटरफियर नहीं कर सकती। इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट डिलीवर किया, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसे नालसा जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये केस जेंडर आइडेंटिटी के अराउंड रिवॉल्व करता है। इस केस में लोग जो अपने आप को थर्ड जेंडर की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनके राइट्स और उनके प्रोटेक्शंस पर क्वेश्चंस पूछे गए। साथ ही साथ इस केस में बायोलॉजिकल सेक्स मतलब समथिंग दैट यू आर बोर्न विद एंड साइकोलॉजिकल सेक्स मतलब समथिंग दैट यू आइडेंटिफाइड विद के बीच में डिस्टिंक्शन किया गया और कोर्ट ने साइकोलॉजिकल सेक्स के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया। इस केस में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का लीगल रिकग्निशन मिला, मतलब राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मिला। इसके बाद है अपनी जनरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा केस 2017 का जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसे प्राइवेसी जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में क्वेश्चन उठा कि क्या राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं। इसको सुनने के लिए 9 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई। इस केस में सुरेंद्र कुमार कौशल में जो एक टिप्पणी की गई थी कि एलजीबीटी कम्युनिटी एक स्मॉल फ्रैक्शन है जिसके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उस पे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कमेंट किया और ये कहा कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर एज इंपॉर्टेंट एज एवरीवन एल्स। उनकी लिबर्टीज, उनकी फ्रीडम उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की बाकियों की। साथ ही कहा कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को आप हॉस्टाइल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, ये इम्परमिसिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट और सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट टू राइट टू प्राइवेसी। मतलब इस केस में ये सेटल हुआ कि राइट टू प्राइवेसी और प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपका फंडामेंटल राइट है। इसके बाद आता है 2018 का लैंडमार्क केस, जिसका नाम है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस लैंडमार्क इसलिए है क्योंकि इस केस में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। तो हुआ ये कि 2016 में 5 लोगों ने एक फ्रेश पिटीशन फाइल की सेक्शन 377 को हटाने के लिए, उस एक्सटेंट तक कि जिसमें कंसेंसुअल सेक्स अमंग्स होमोसेक्सुअल वाज क्रिमिनलाइज्ड।
इस केस को सुनने के लिए 5 जजेस की बेंच को कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। ये वही जज हैं जिन्होंने प्राइवेसी जजमेंट ऑथर किया था और उन्होंने उस जजमेंट का सेम लॉजिक इस केस में भी अप्लाई कर दिया। चलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की मदद से इस केस के जजमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 की मदद लेते हुए ये आर्ग्यूमेंट की होमोसेक्सुअलिटी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर है, इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों कंसेंचुअल अडेंट्स के बीच अगर होने वाले सेक्स को क्रिमिनलाइज कर दो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो होमोसेक्सुअल्स हैं, इसमें ना ही तो इंटेलिजेंस था या फिर ना ही कोई रैशनल नेक्सस। ऐसी ट्रेडिशनल लॉज जो मॉरालिटी जैसे सब्जेक्टिव या एम्बिगुअस टर्म्स पर बेस्ड हैं, उन्हें गिव अवे कर देना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 50 जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स को प्रोहिबिट करता है, इसमें सेक्स वर्ड में बायोलॉजिकल सेक्स और सेक्सुअल ओरिएंटेशन दोनों ही वर्ड्स इंक्लूडेड हैं। और ये अप्रोच आई कहां से? दिल्ली हाई कोर्ट के नास फाउंडेशन केस में। इस केस में कहा गया कि यहाँ जो अप्रोच है ना, यही सही अप्रोच है और यही हमारी इंप्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट करती है। इसके बाद आर्टिकल 19 की मदद लेते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा कि एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी जो टर्म है यहाँ इंक्लूड करता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन को, तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की डिस्क्रिमिनेशन करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फाइनली आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, इसमें प्राइवेसी, डिग्निटी, ऑटोनॉमी सब कुछ शामिल है। तो अगर सेक्शन 377 को भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है तो 14, 15, 19 और 21 सबके वायलेटिव है। तो देखिए, नालसा फाउंडेशन केस आया था 2009 में और ये जजमेंट आया 2018 में, और इस जजमेंट में भी यही कहा गया कि किसी भी इंसान को जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 19, 21 के वायलेटिव है। और ये कहते हुए इस केस में सेक्शन 377 को क्वीयर कम्युनिटी के ऊपर से हटा दिया गया। होमोसेक्सुअलिटी वाज डिक्रिमिनलाइज्ड एंड इसीलिए ये लैंडमार्क और इम्पोर्टेंट केस है। पर इसके बाद भी इस कम्युनिटी के बहुत सारे राइट्स पेंडिंग थे, जैसे बेटर प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसजेंडर्स, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द सेम सेक्स मैरिज, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारी पिटिशंस फाइल की गई, जो है हमारा नेक्स्ट केस। अब इस टॉपिक पर सबसे रीसेंट केस है 2023 का, सुप्रिया चक्रवर्ती राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में 5 जजेस की बेंच बैठी थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन पर सब्सटैंशियल लीगल क्वेश्चन उठे थे, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट, ये सब चैलेंज हुए थे। पर पार्टीज और जजेस ने अग्री किया कि केस का स्पेशल मैरिज एक्ट तक ही सुना जाएगा ताकि पर्सनल लॉस कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब सेम सेक्स कपल के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट क्या बोलता है? तो ये लॉ मैरिज को सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल मैन और वुमेन के बीच का यूनियन बताता है, जिससे काफी सारे बेनिफिट्स जैसे अडॉप्शन, सरोगेसी, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स उन्हें नहीं मिल पाते। इस केस में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट था कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का राइट टू मैरिज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि उससे बहुत सारे राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्राइवेसी, डिग्निटी एक्सेट्रा। अब क्योंकि मैरिज और डिवोर्स के लिए लॉज स्टेट और सेंटर दोनों ही बनाते हैं, इसलिए स्टेट के भी व्यूज मंगवाए गए थे इस केस में। तो 5 जजेस में से 3 जजेस ने ये कहा कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। वहीं 2 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सेम सेक्स मैरिज के फेवर में थे, पर सब जजेस ने इस बात पर अग्री किया, पहला ये कि इंडिया में राइट टू मैरी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी ये एक अनक्वालिफाइड राइट नहीं है जो चाहे जिससे चाहे शादी नहीं कर सकता। और दूसरा, इंडिया में कोई लॉ नहीं है जो सेम सेक्स कपल को राइट टू मैरी दे, और ये काम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, कोर्ट्स नहीं। तो कोर्ट ने एपेलेंट से ये कहा कि अगर उन्हें एक नया लेजिस्लेचर चाहिए या एग्जिस्टिंग लॉ में कोई चेंजेस चाहिए तो इसके लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी पार्लियामेंट है, ना कि कोर्ट्स। अब अगर सिविल राइट टू मैरी बनाना है तो इसके लिए पार्लियामेंट को एक नया लेजिस्लेशन बनाना होगा जिससे नए राइट्स और ऑब्लिगेशंस ड्रॉ करेंगे। तो ये था आज का वीडियो सेक्शन 377 डिक्रिमिनलाइजेशन एंड होमोसेक्सुअलिटी और इस टॉपिक के लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट्स के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। धन्यवाद। जय हिंद।